वेलकम टू डरावनी इंडियन कहानियां यूट्यूब पॉडकास्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाग 1। क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है? वह आवाज जो बिल्कुल आपकी माँ या आपके भाई जैसी लगती है। बंगाल के घने जंगलों में एक पुरानी कहावत है, निशी डाक यानी रात की पुकार। यह कहानी है अनन्या और उसके छोटे भाई रोहन की, जो अपनी नानी के गांव कालाबांस जाते हैं। वहां हवाओं में किसी की सांसें हैं और परछाइयां जिंदा है। एक ऐसी रात जहां माँ बगल में सो रही थी, लेकिन बाहर से माँ की ही आवाज रोहन को बुला रही थी। अगर वह तीसरी बार सुन लेता तो वह हमेशा के लिए अंधेरे का हिस्सा बन जाता। रिकॉर्डिंग शुरू। फाइल नंबर 101। आज की कहानी मेरे पास एक टूटे हुए टेप रिकॉर्डर में आई थी। जगह का नाम था काला बांस गांव। नाम सुनकर ही रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना। अनन्या एक शहर की लड़की, जिसे इन पुरानी कहानियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वो अपनी पुरानी एसयूवी कार में कीचड़ भरे रास्तों पर गाड़ी चला रही थी। रात के 11 बज चुके थे। कार की हेडलाइट्स उस घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, जो किसी सफेद चादर की तरह पूरे जंगल पर लिपटा हुआ था। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि कार के इंजन की आवाज भी किसी चीख जैसी लग रही थी। अनन्या ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ चुके थे। पिछली सीट पर 10 साल का रोहन और उनकी माँ गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ झुंझलाहट थी। अनन्या ने शीशे में अपनी ही थकी हुई आंखों को देखा और बुदबुदाते हुए कहा, धत, ये कैसा बकवास रास्ता है। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी गाड़ी के पहिए किसी सूखी चीज पर चढ़े। कड़क कड़क की आवाज आई, जैसे हड्डियां टूटी हों। अनन्या ने ब्रेक लगाया और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। सामने एक लोहे का पुराना गेट था, जिस पर जंग लगा हुआ था। गेट के ऊपर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, शांति निवास। लेकिन शांति वहां कहीं भी महसूस नहीं हो रही थी। हवा भी वहां रुकी हुई थी, जैसे वो भी उस घर के अंदर जाने से डर रही हो। अनन्या ने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। उसने रोहन को जगाने के लिए उसका कंधा हिलाया। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, रोहन, ओए रोहन, उठ जा, हम पहुंच गए। नानी का घर आ गया। रोहन ने अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए खिड़की से बाहर देखा और एक जम्हाई ली। उसने आधी नींद में कहा, दीदी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वे अंदर गए। पुराना पुश्तैनी घर लकड़ी और ईंटों का बना हुआ, जिसकी दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। फर्श पर उनकी हर एक चाल चर चर की आवाज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद उनकी आहट सुन रहा हो। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में अपना सामान रखा। उस कमरे में एक बड़ा सा पुराना पलंग था, जिस पर सफेद चादर बिछी थी, जो अंधेरे में कफन जैसी चमक रही थी। थकान इतनी थी कि माँ और रोहन बिस्तर पर लेटते ही सो गए। अनन्या भी उनके बगल में लेट गई। उसने अपनी आंखों को बंद किया और बाहर झिंगरों की आवाज सुनने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगी और वो भी नींद के आगोश में चली गई। घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को काट रही थी। टिक टिक टिक। रात के 3 बज रहे थे। तभी रोहन की आंखें अचानक खुल गईं। उसे लगा जैसे किसी ने खिड़की के बाहर से उसका नाम पुकारा हो, बिल्कुल साफ आवाज, कोमल और ममता से भरी हुई। रोहन, बेटा रोहन, बाहर आओ, देखो मैं यहां हूं। रोहन बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने सोचा, मां बाहर कैसे जा सकती हैं? उसने कमरे में अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ कर देखा। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और पास से, खिड़की के बिल्कुल नजदीक से। रोहन, मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। रोहन सम्मोहित सा हो गया था। वो धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़े। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कुंडी की तरफ जाने लगा। उसे लग रहा था उसकी माँ बाहर अकेली है, उसे मदद चाहिए। उसने कुंडी पर अपनी उंगलियां रखी। लोहे की ठंडक उसकी उंगलियों में चुभ गई। तभी अंधेरे में से एक हाथ आया और रोहन की कलाई को कसकर पकड़ लिया। वो अनन्या थी। अनन्या ने रोहन को अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। रोहन चिल्लाने ही वाला था, लेकिन अनन्या ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चुप, बिल्कुल चुप। रोहन ने अनन्या का हाथ हटाने की कोशिश की और फुसफुसाया, दीदी, माँ बाहर बुला रही हैं, उन्हें ठंड लग रही है। अनन्या ने ना में सिर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने कांपती हुई उंगली उठाई और बिस्तर की तरफ इशारा किया। नहीं रोहन, उधर देख, ध्यान से देख। रोहन ने पीछे मुड़कर बिस्तर की तरफ देखा। वहां चादर के नीचे एक आकृति सो रही थी। मंद रोशनी में उसने देखा, वो उसकी माँ थी, जो गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। अगर माँ बिस्तर पर सो रही है, तो वो कौन है जो बाहर से माँ की आवाज में रोहन को बुला रहा था?
अनन्या ने रोहन को गले लगा लिया। दोनों कांप रहे थे। तभी बाहर से तीसरी बार आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज मीठी नहीं थी। वो आवाज भारी और खुरदुरी हो गई थी। रोहन। सवाल ये नहीं है कि बाहर कौन था, सवाल ये है कि अगर रोहन दरवाजा खोल देता तो क्या होता। क्या आप कभी अपनी ही मां की आवाज पर शक कर पाएंगे? अगले भाग में मिलिए इस गांव के सबसे अजीब और ठरकी मकान मालिक से और जानिए निशी डाक का सच। भाग 2। पिछली रात वो आवाज असली थी। रोहन ने उसे सुना था, अनन्या ने उसे सुना था, लेकिन मां तो बिस्तर पर बेखबर सो रही थी। खिड़की के उस पार सिर्फ कोहरा था और एक भूख जो इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसा कि हम सब करते हैं, सुबह होते ही हम अपने डर को वहम का नाम दे देते हैं। लेकिन कालाबाज गांव में सुबह रात से भी ज्यादा खतरनाक होती है। फाइल नंबर 102। सुबह के 9 बज चुके थे। खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन उस धूप में गर्मी नहीं थी। वो रोशनी पुरानी, पीली और बीमार सी लग रही थी। अनन्या रसोई में चाय बना रही थी। उसने रात वाली बात को अपने दिमाग के किसी कोने में दफन कर दिया था। शहर के लोगों की आदत होती है, जो चीज समझ ना आए उसे सपना मान लो। रोहन डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने पैरों को हिला रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। अनन्या ने चाय का कप उसके सामने रखा और कहा, देख रोहन, रात को तूने जो सुना वो बस हवा की आवाज थी या कोई जानवर होगा। यहां जंगल है, अजीब आवाजें आती रहती हैं। दिमाग मत खराब कर अपना। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दीदी को घूरता रहा। उसे पता था हवा उसका नाम लेकर नहीं बुलाती। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक परछाई आई। दरवाजा खुला था और वहां खड़ा था इस घर का केयरटेकर और इस गांव का सबसे रंगीन मिजाज आदमी। उसका नाम था मिस्टर भलदीप सिंह। भलदीप सिंह, एक 50 साल का आदमी जिसने सिर्फ एक गंदी सी बनियान और लुंगी पहन रखी थी। उसके पेट का पसीना बनियान से चिपका हुआ था और वो अपने पेट को खुजा रहा था। वो बिना इजाजत घर के अंदर आ गया। जैसे ही वो कमरे में आया, हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। सड़े हुए सरसों के तेल और सस्ते परफ्यूम की बदबू। उसकी आंखें अनन्या के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी टी शर्ट पर टिकी थीं। अनन्या ने अपनी चुनरी को कसकर लपेटा। उसे उस आदमी की नजरों से घिन आ रही थी। भलदीप ने अपने पीले दांत दिखाते हुए एक चिपचिपी मुस्कान दी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे गले में कफ फंसा हो। सत श्री अकाल जी, मैं भलदीप सिंह, इस कोठी का मालिक। सुना है रात को नींद नहीं आई? नए नए होना। यहाँ की हवा में जवानी बहुत है मैडम, कच्ची कलियों को जल्दी पकड़ लेती है। अनन्या को उसका डबल मीनिंग वाला मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, जी हम ठीक हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप बस वो जनरेटर ठीक करवा दीजिए, रात को बहुत आवाज कर रहा था। भलदीप ने अपनी जीभ को होठों पर फेरा। उसकी नजरें अभी भी अनन्या पर ही थीं। भलदीप ने एक कदम आगे बढ़ाया। अनन्या पीछे हटी और टेबल से टकरा गई। भलदीप की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा एकदम से पत्थर जैसा हो गया। उसने अनन्या की आंखों में देखा और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, जनरेटर तो ठीक हो जाएगा मैडम, लेकिन एक सलाह दूं, रात को अगर कोई बुलाए तो खिड़की मत खोलना। ये गांव कालाबास है। यहां का बास ताजा गोश्त बहुत शौक से खाता है। ये कहकर वो मुड़ा और बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने रोहन के सिर पर हाथ फेरा। रोहन सहम गया, जैसे किसी ठंडे सांप ने उसे छू लिया हो। भलदीप के जाने के बाद भी कमरे में उसकी वो सड़े हुए तेल की बदबू रह गई थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ताजा गोश्त, क्या मतलब था उसका? अनन्या ने फैसला किया कि वे आज ही अभी के अभी यहां से चले जाएंगे। वो भागकर कार के पास गई। उसने चाबी लगाई, इग्निशन ऑन किया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर कोशिश की, फिर वही आवाज। तभी उसकी नजर एग्जॉस्ट पाइप या सिलेंसर पर पड़ी। वहां से कुछ टपक रहा था। काला तेल नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून। गाड़ी खराब थी या किसी ने खराब की थी? और वो भलदीप सिंह, क्या वो सिर्फ एक ठरकी मकान मालिक था या उसे पता था कि आज रात क्या होने वाला है? क्योंकि जंगल में दिन सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक होता है,
असली खेल तो अंधेरे के बाद शुरू होता है। अगले भाग में मिलिए एक और अजीब किरदार से और देखिए जब कार के अंदर से इंसानी दांत मिलेंगे। क्या आप तैयार हैं? भाग 3। उस एग्जॉस्ट पाइप से खून टपक रहा था? नहीं, ध्यान से देखने पर वो काला गाढ़ा इंजन ऑयल था जो खून जैसा लग रहा था। लेकिन डर का रंग हमेशा लाल ही होता है। गाड़ी मरी हुई थी, फोन में नेटवर्क के डंडे गायब थे और काला बांस गांव ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। भागने के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे थे। फाइल नंबर 103। दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन आसमान का रंग मटमैला सा था। अनन्या अपनी एसयूवी के बोनट पर अपना मोबाइल पटक रही थी। नो सिग्नल, नो सर्विस। वहां हवा में एक अजीब सा भारीपन था, एक ऐसा दबाव जो आपके कानों के पर्दों पर पड़ता है, जैसे तूफान आने से ठीक पहले होता है। वैज्ञानिक इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं, वो आवाज जो सुनाई नहीं देती लेकिन दिमाग को पागल कर देती है। सबसे बुरी बात थी वहां की उमस। हवा गीली रुई की तरह थी जो त्वचा पर चिपक रही थी। सांस लेने में भी ऐसा लग रहा था जैसे आप पानी पी रहे हो। अनन्या का पसीना उसकी गर्दन से टपक रहा था। मजबूरी में अनन्या और रोहन पैदल ही गांव के एकमात्र मैकेनिक को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते के दोनों तरफ लंबे लंबे बांस के पेड़ थे जो हवा में आपस में टकराकर खटखट कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी वर्कशॉप दिखाई दी। वहां एक जीप के नीचे से एक लड़का बाहर निकला। उसका नाम था रॉकी, गांव का हीरो। हाथों में ग्रीस लगा हुआ, बनियान पसीने से भीगी हुई और बालों में जरूरत से ज्यादा जेल। वो गांव का मैकेनिक कम और किसी बी ग्रेड फिल्म का हीरो ज्यादा लग रहा था। अनन्या को देखते ही रॉकी ने अपने बालों पर हाथ फेरा और एक फिल्मी स्माइल दी। रॉकी ने एक कपड़ा उठाया और अपने हाथ पोंछते हुए अनन्या के पास आया। उसकी नजरों में मदद से ज्यादा मौका दिखाई दे रहा था। अरे मैडम जी, काहे परेशान हो रही हैं? इस जंगल में शेर का शिकार हो सकता है, लेकिन रॉकी के होते हुए गाड़ी खराब नहीं रह सकती। क्या हुआ, इंजन गर्म हो गया या दिल? अनन्या ने उसे घूर कर देखा। उसका मूड मजाक का बिल्कुल नहीं था। देखो मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और साइलेंसर से कुछ अजीब सा लीक हो रहा है। फालतू बातें छोड़ो और काम करो। रॉकी अपना टूल बॉक्स लेकर अनन्या की कार के पास पहुंचा। उसने बोनट खोला, तार हिलाए, स्पार्क प्लग चेक किया। सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर वो कार के पीछे गया। वो घुटनों के बल झुका और एग्जॉस्ट पाइप के अंदर झांका। अनन्या और रोहन उसके पीछे खड़े थे। रॉकी ने अपनी टॉर्च जलाई और पाइप के अंदर रोशनी डाली। रॉकी का चेहरा, जो अभी तक आशिकाना था, अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। रॉकी ने एक लंबी लोहे की तार उठाई और उसे पाइप के अंदर डाला। उसे लगा शायद कचरा फंसा होगा या कोई चूहा मर गया होगा। उसने तार को घुमाया और कुछ खींचने की कोशिश की। उफ, ये क्या चीज है, बहुत सख्त फंसी है। तभी कटक की आवाज के साथ वो चीज बाहर आ गिरी। मिट्टी पर काले तेल में सनी हुई कुछ छोटी छोटी सफेद चीजें बिखरी पड़ी थी। अनन्या ने झुक कर देखा। वो पत्थर नहीं थे, वो प्लास्टिक नहीं था, वे दांत थे। इंसानी दांत, जड़ समेत उखाड़े हुए दाढ़ और नुकीले दांत जो इंजन ऑयल में सने हुए थे। रॉकी ने एक दांत उठाया और कांपती आवाज में बोला, मैडम, ये गाड़ी का पुर्जा नहीं है, ये तो किसी के मुंह के अंदर का हिस्सा है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर दांत साइलेंसर में है तो जिसका ये मुंह था वो कहां है? तभी कार का रेडियो, जो अब तक बंद था, अपने आप चालू हो गया। उस शोर में कोई गाना नहीं था, कोई समाचार नहीं था, सिर्फ एक आवाज थी जो किसी मरे हुए गले से निकल रही थी। विकृत आवाज में, रॉकी, ओ रॉकी, गाड़ी ठीक हो गई क्या? वो आवाज अनन्या की थी, लेकिन अनन्या तो रॉकी के बगल में खड़ी थी। रॉकी ने अनन्या को देखा, फिर रेडियो को देखा। उसकी आंखों में समझ आ गया था कि अब वे सिर्फ मैकेनिक और ग्राहक नहीं हैं, वे शिकार हैं और शिकारी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। क्या रॉकी भाग जाएगा या वो अनन्या को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? अगले भाग में मिलिए उस आवाज से जो सिर्फ बुलाती नहीं, बहकाती है। भाग 4।
इंजन ऑयल में सने हुए इंसानी दांत, कार के रेडियो से निकलती अनन्या की अपनी ही आवाज। मैकेनिक रॉकी जो हीरो बनने आया था अब खुद एक शिकार बन चुका था। सूरज डूब चुका था और काला बांस गांव में अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, अंधेरा यहाँ एक जिंदा चीज है, एक ऐसा शिकारी जो आपकी यादों को आपके खिलाफ हथियार बनाता है। फाइल नंबर 104। शाम ढलते ही कोहरा गिरने लगा, लेकिन ये कोहरा पहाड़ों वाला सफेद कोहरा नहीं था। इसका रंग अजीब सा जामुनी यानी पर्पल था, जैसे किसी ने आसमान को पीट पीट कर नीला और लाल कर दिया हो। रॉकी, अनन्या और रोहन घर के अंदर कैद हो गए थे। रॉकी जो थोड़ी देर पहले तक फ्लर्ट कर रहा था अब डरा हुआ लग रहा था। वो हथौड़े और कीलों से खिड़कियों को बंद करने की कोशिश कर रहा था। रॉकी ने एक पुरानी लकड़ी का तख्ता खिड़की पर लगाया और कील ठोकते हुए बोला, मैडम जी टेंशन मत लो, रॉकी है ना, इस गांव के भूतों को अपन नानी याद दिला देगा, बस ये खिड़की साला बंद ही नहीं हो रही। अनन्या कोने में बैठी अपने मोबाइल को घूर रही थी, सिग्नल अभी भी 0 था। रोहन ने अपनी दीदी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। रात के 8 बज रहे थे। बाहर झींगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई। एक भारी सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, किसी के चीखने की नहीं बल्कि एक रिंगटोन की। यह आवाज घर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर से आ रही थी। अनन्या चौंक गई। ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड कबीर की पसंदीदा रिंगटोन थी। अनन्या खिड़की की तरफ बढ़ी। रॉकी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अनन्या रुकी नहीं। बाहर कोहरे में से एक आवाज आई, कबीर की आवाज, वही भारी नशीली आवाज जिसे सुनकर कभी अनन्या का दिल पिघल जाता था। अनन्या, बेबी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहां आ गया देखो। बाहर आओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अनन्या का दिमाग कह रहा था, यह नामुमकिन है, कबीर तो दिल्ली में है, कबीर तो उसे छोड़ चुका है। लेकिन दिल तो बेवकूफ होता है। प्रकृति में एक सिद्धांत है, मिमिक्री। जैसे कुछ शिकारी पौधे मक्खियों को फंसाने के लिए मीठी खुशबू छोड़ते हैं, निशी डाक भी वही कर रहा था। वो अनन्या के अधूरे प्यार को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अनन्या का हाथ खिड़की की कुंडी पर पहुंचा। रॉकी चिल्लाया, मैडम नहीं, वो छलावा है, मत खोलो। लेकिन अनन्या को रॉकी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे तो बस बाहर खड़े कबीर की धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। उस आकृति ने अपने हाथ फैलाए हुए थे। आवाज फिर आई, और भी ज्यादा मीठी, आ जाओ अनन्या, बस एक बार मेरे पास आ जाओ। अचानक स्वर बदलते हुए अनन्या ने कुंडी खोली। खिड़की का पल्ला हवा से खुल गया। सामने एक जामुनी कोहरे में वो खड़ा था। कबीर के कपड़े, कबीर का चेहरा, कबीर की मुस्कान। अनन्या मुस्कुराई और अपना हाथ बाहर बढ़ाया। तभी कबीर का चेहरा एक पल के लिए ब्लर हो गया, जैसे खराब वीडियो कॉल में होता है, और उसकी आवाज बीच वाक्य में ही टूट गई। वो बोल रहा था, मेरे पास आ, और अचानक वो मीठी आवाज एक जानवरों वाली गुर्राहट में बदल गई। मेरे पास आ, आओ, आओ। उसका जबड़ा किसी रबर की तरह नीचे लटक गया। उसकी आंखें जो अभी भूरी थीं, एकदम से अंगारों की तरह लाल हो गईं। वो कबीर नहीं था, वो कोहरे से बना एक भूखा ढांचा था। रॉकी ने छलांग लगाई। उसने अनन्या को पीछे खींचा और धड़ाम से खिड़की बंद कर दी। लेकिन बंद होने से ठीक पहले एक लंबा, काला और नाखूनों वाला हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ अनन्या के गले से सिर्फ 1 इंच दूर था। खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने जीभ फेरी, एक लंबी काली जीभ। वे बच गए थे, लेकिन दूसरी पुकार हो चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ एक आदमी बचा सकता था, गांव का मुखिया, जिसका नाम शायद उसकी हरकतों से भी ज्यादा अजीब था। अगले भाग में मिलिए मिस्टर हरदीप दीक्षित से। भाग 5। उस चीज की आवाज कबीर की नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे के ब्लेड्स को गरारे कर रहा हो। खिड़की पर लगी वो लंबी काली जीभ और वो हाथ जो अनन्या का गला दबाने ही वाला था। वे वहां से भागे, अंधेरे में कीचड़ में फिसलते हुए। लेकिन सवाल ये है, जब पूरा गांव ही शिकारगाह बन चुका हो तो आप छिपेंगे कहां? फाइल नंबर 105। अनन्या, रोहन और रॉकी उस शांति निवास से निकलकर पागलों की तरह भाग रहे थे। कोहरा इतना घना था कि अपने ही हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे।
फेफड़ों में ठंडी हवा कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रही थी। उनके मुंह में डर का स्वाद था। क्या आपको पता है डर का स्वाद कैसा होता है? बिल्कुल तांबे के सिक्के जैसा, कड़वा और मेटालिक। रॉकी चिल्ला रहा था, इधर इधर आओ। वे गांव के मुखिया यानी सरपंच के घर की तरफ भाग रहे थे। वो घर नहीं, एक छोटा किला लग रहा था। ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें और लोहे का एक विशाल दरवाजा। वे वहां पहुंचे और रॉकी ने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो, कोई है, बचाओ हमें। दरवाजे के बगल में पीतल की एक नेम प्लेट लगी थी। उस पर लिखा नाम पढ़कर इतनी दहशत में भी शायद किसी को हंसी आ जाए। नाम था मिस्टर हरदीप दीक्षित। जी हां, दीक्षित। स्पेलिंग में तो दीक्षित था, लेकिन जिस तरह से लिखा गया था वो एक भद्दी गाली जैसा लग रहा था। लेकिन उस वक्त वो दरवाजा हंसी का नहीं, जिंदगी का सवाल था। दरवाजा खुला, लेकिन स्वागत में कोई मुस्कान नहीं थी। स्वागत में थी एक 2 नाली बंदूक, डबल बैरल शॉटगन। सामने खड़ा था हरदीप दीक्षित, 6 फुट का कड़क आदमी, सफेद मूछें, आंखों में अंगारे और हाथ में वो काली बंदूक। उसने रॉकी के सीने पर बंदूक की नाल सटा दी। हरदीप की आवाज किसी फटे हुए ड्रम जैसी भारी थी। कौन हो तुम लोग, और रात के इस पहर मौत को अपने साथ लेकर मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? रॉकी, जो अब तक हीरो बन रहा था, बंदूक देखते ही भीगी बिल्ली बन गया। सरपंच साहब, वो निशी डाक, उसने दूसरी बार बुला लिया है। हम बस मदद। निशी डाक का नाम सुनते ही हरदीप की आंखों में गुस्सा गायब हो गया। वहां एक पुराना खौफ आ गया। उसने बंदूक नीचे की और जल्दी से उन्हें अंदर खींचा। अंदर आओ जल्दी, इससे पहले कि उसकी नजर मेरी चौखट पर पड़े। घर के अंदर अजीब सा माहौल था। वहां हजारों घड़ियां थीं। दीवार घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी, छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी, और सबकी सब अलग अलग समय दिखा रही थी। हरदीप ने उन्हें सोफे पर बिठाया। अनन्या भी कांप रही थी। हरदीप ने एक पुरानी बोतल से पानी या शायद शराब का एक घूंट भरा और बोलना शुरू किया। हरदीप ने उनकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हें क्या लगा ये सिर्फ एक भूत है? नहीं बिटिया, ये एक शिकारी है। पुराने जमाने में जब ये गांव आबाद था, तब लोगों ने जंगल का रास्ता काट दिया था। जंगल को गुस्सा आया। निशी डाक आवाजों का चोर है। ये पहले तुम्हारी आवाज चुराता है, फिर तुम्हारा चेहरा और अंत में तुम्हारी रूह। अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या हम सुबह तक यहां सुरक्षित हैं? हरदीप ने कड़वी हंसी हंसी। सुरक्षित? इस गांव में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। उसने 2 बार पुकारा है, मतलब वो तुम्हें पहचान गया है। अब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम में से कोई एक उसके साथ नहीं चला जाता। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, वो तुम्हें बनना चाहता है। कल सुबह तक तुम में से कोई एक वो बन चुका होगा। हरदीप खड़ा हो गया। मेरे पास तुम्हें बचाने की ताकत नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो शायद कुछ कर सकता है। रॉकी ने उम्मीद से पूछा, कौन? हरदीप ने नाक सिकोड़ी, जैसे किसी गंदी चीज का नाम ले रहा हो। बाबा चूतनाथ। जी हां, चूतनाथ। हाँ, नाम मत पूछना क्यों है, लेकिन वो तांत्रिक जितना बड़ा ठरकी है, उतना ही बड़ा जादूगर भी है। वो शमशान के पास रहता है। हरदीप दीक्षित ने उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाला। शमशान का रास्ता बांस के जंगलों के बीच से होकर जाता था। लेकिन एक सवाल जो अनन्या के दिमाग में खटक रहा था, हरदीप के घर में इतनी सारी घड़ियां क्यों थीं? और उन घड़ियों में से एक घड़ी उल्टी क्यों चल रही थी? क्या हरदीप सब कुछ बता रहा था, या वो भी किसी और का इंतजार कर रहा था? अगले भाग में तैयार हो जाइए एक ऐसे तांत्रिक से मिलने के लिए जो मंत्र कम और अडल्ट फिल्में ज्यादा देखता है। भाग 6। हरदीप दीक्षित के घर से निकलकर वे मौत के मुंह में जा रहे थे। मंजिल थी शमशान घाट, और उम्मीद की आखिरी किरण था एक तांत्रिक, जिसका नाम शायद उसके काम से भी ज्यादा खतरनाक था, बाबा चूतनाथ। जंगल में भागते हुए उन्हें लगा कि सबसे डरावनी चीज निशी डाक है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस कुटिया में वे जा रहे हैं, वहां डर और शर्म दोनों एक साथ इंतजार कर रहे थे।
फाइल नंबर 106। गांव के पश्चिमी छोर पर जहां नदी मुड़ती है वहां शमशान था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू तो थी, लेकिन उसके साथ एक और गंध मिली हुई थी, जलते हुए बालों और पिघलती हुई चर्बी की बदबू। अनन्या ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके बाहर इंसानी खोपड़ियां एक माला की तरह लटकी हुई थीं। अंदर से लाल रंग की मध्यम रोशनी आ रही थी। झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। अनन्या और रॉकी को लगा शायद बाबा कोई भयानक मंत्र पढ़ रहे हैं। आवाजें कुछ ऐसी थीं। रॉकी ने अनन्या की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, मैडम, ये कौन सा मंत्र है? ये तो कुछ और ही लग रहा है। रोहन ने मासूमियत से पूछा, दीदी, बाबा को दर्द हो रहा है क्या? रॉकी ने हिम्मत करके झोपड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई पूजा पाठ नहीं चल रहा था। सामने एक पुराने ओनिडा के टीवी पर एक ब्लू फिल्म चल रही थी और टीवी के ठीक सामने पद्मासन में बैठा था बाबा चूतनाथ। लंबी जटाएं, राख से सना हुआ शरीर, गले में रुद्राक्ष और हाथ में टीवी का रिमोट। बाबा की नजर स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। वे पूरी तल्लीनता से वो अश्लील वीडियो देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की आवाज सुनी, उन्होंने बिना पलक झपकाए रिमोट का बटन दबाया। स्क्रीन पर चल रही गतिविधि रुक गई। बाबा ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उनकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे खून उतर आया हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले। बाबा की आवाज किसी फटे हुए बांस जैसी थी। उन्हें अपनी हरकत पर जरा भी शर्म नहीं थी। किसने मेरी साधना भंग की? दिखाई नहीं देता? मैं ब्रह्मचर्य की परीक्षा ले रहा था। अनन्या को यकीन नहीं हो रहा था। वो चीखी, साधना? आप गंदी फिल्में देख रहे हैं और हम वहां बाहर मर रहे हैं। हरदीप ने कहा था आप तांत्रिक हैं, आप तो ठरकी हैं। बाबा ने एक डरावनी हंसी हंसी। उन्होंने टीवी बंद नहीं किया, बस म्यूट कर दिया। बच्ची, तू शहर से आई है, तुझे क्या पता? ये वामाचार है, अघोर पंथ। हम गंध में सुगंध और काम वासना में मोक्ष ढूंढते हैं। जब तक तुम इन गंदी चीजों को देखकर भी पत्थर न बन जाओ, तब तक तुम निशी डाक का सामना नहीं कर सकते। वो वासना का ही तो भूखा है और मैं उसे वही खिलाता हूं। अचानक बाबा का चेहरा बदल गया। वो मजाक का पात्र नहीं रहा। उसने टीवी का प्लग खींच दिया। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी लंबाई छत को छू रही थी। वो चलकर रोहन के पास आया और उसे सूंघा। बाबा की नाक फड़फड़ाने लगी। उसने अनन्या की तरफ देखा और उसकी आवाज अब बर्फीली हो गई थी। तुम अकेले नहीं आए हो। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर सिर्फ अंधेरा था। बाबा ने अपनी उंगली उठाई और झोपड़ी के कोने में इशारा किया। वहां अंधेरे में एक अगरबत्ती का धुआं एक इंसान का आकार ले रहा था। बाबा ने कहा, वो दरवाजे से नहीं आया, वो तुम्हारे डर के साथ तुम्हारी परछाई से चिपक कर अंदर आया है। झोपड़ी का तापमान अचानक गिर गया। टीवी की स्क्रीन जो बंद थी, उस पर अब नो सिग्नल की झिलमिलाहट आ गई और उस झिलमिलाहट में एक चेहरा बनने लगा, रोहन का चेहरा। लेकिन ये रोहन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रोहन रो रहा था। बाबा चूतनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया। लगता है आज की ब्लू फिल्म लाल होने वाली है। क्या बाबा का काला जादू निशी डाक की ताकत को रोक पाएगा, या ये रात सबकी आखिरी रात होगी? भाग 7। कान में बजती हुई सी सीटी की आवाज। बाबा की झोपड़ी में टीवी की ट्यूब फटी। धमाका हुआ। धुआं, चिंगारियां और अंधेरा। उस अफरा तफरी में किसी ने अनन्या का हाथ पकड़ा। एक मजबूत, गर्म हाथ। भागो मैडम, इधर आओ। वो रॉकी की आवाज थी। अनन्या उस हाथ के सहारे अंधेरे में दौड़ पड़ी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो सुरक्षा की तरफ नहीं, बल्कि काला बांस के दिल में एक जानलेवा डेट पर जा रही है। फाइल नंबर 107। अनन्या दौड़ते दौड़ते जंगल के बीचों बीच आ गई थी। लेकिन अजीब बात थी, अब उसे डर नहीं लग रहा था। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, रात की रानी, नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन की खुशबू। उसके हाथ में रॉकी का हाथ था, लेकिन ये रॉकी मैकेनिक वाला रॉकी नहीं लग रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी, एक शाही अंदाज था। चांद की रोशनी बांस के पत्तों से छनकर जमीन पर डिस्को लाइट्स की तरह गिर रही थी। वे एक छोटे से तालाब के किनारे रुके। अनन्या की सांस फूल रही थी। उसने रॉकी की तरफ देखा।
चांदनी में रॉकी का चेहरा जरूरत से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी त्वचा मोम की तरह चिकनी लग रही थी। अनन्या की आवाज में सम्मोहित हल्की सांस लेते हुए, रॉकी, हम कहां आ गए? रोहन और बाबा कहां हैं? हमें वापस जाना चाहिए। रॉकी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कानों तक खिंची हुई थी। रॉकी ने अनन्या के चेहरे से बालों की लट हटाई। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन अनन्या को वो ठंडक सुकून दे रही थी। वापस क्यों जाना अनन्या? वहां सिर्फ शोर है, बदबू है। यहां देखो कितनी शांति है। जंगल में मंगल, बस तुम और मैं। अनन्या का दिमाग सुन्न हो रहा था, जैसे किसी ने उसे नशा दे दिया हो। उसने सोचा शायद रॉकी इतना बुरा भी नहीं है। अनन्या ने रॉकी के करीब जाने के लिए कदम बढ़ाया। रास्ते में बांस की झाड़ियां थी। बांस के पत्ते किसी रेजर ब्लेड से कम नहीं होते। एक पत्ता अनन्या की बाह पर लगा। त्वचा कटी, खून की एक बूंद निकली, लेकिन अनन्या को दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे बस एक गुदगुदी सी महसूस हुई। यही निशिडाक का जाल है, वो दर्द को मजे में बदल देता है। तभी तालाब के ऊपर छोटी छोटी रंगीन रोशनियां तैरने लगी, बिल्कुल जुगनू जैसी, लेकिन उनका रंग नीला था। बंगाल के मछुआरे इसे अलया कहते हैं, दलदल की गैस या भटकी हुई आत्माएं। कहा जाता है अगर आप इन रोशनियों का पीछा करेंगे तो ये आपको पानी में डुबोकर मार देंगी। अनन्या को लगा वो किसी रोमांटिक फिल्म के सीन में है। रोशनियां उसके और रॉकी के चारों तरफ नाच रही थी। रॉकी ने अनन्या की कमर में हाथ डाला। वो उसे तालाब के पानी के बिल्कुल किनारे ले आया। अनन्या की एड़ियां कीचड़ में धंस रही थी। रॉकी का चेहरा अनन्या के चेहरे के करीब आया। वो उसे किस करने वाला था। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। रॉकी की सांसों से फूलों की खुशबू आ रही थी, लेकिन उसके गले के अंदर से एक बहुत ही धीमी गुरगुराहट सुनाई दे रही थी। किस करने से ठीक एक पल पहले अनन्या की नजर खुली। उसकी निगाह नीचे तालाब के शांत पानी पर पड़ी। चांदनी साफ थी। पानी में अनन्या की परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन अनन्या के बगल में पानी बिल्कुल खाली था। रॉकी जो उसे बाहों में भरे हुए खड़ा था, पानी में उसका कोई अक्स, कोई परछाई नहीं थी। वहां सिर्फ एक काला शून्य था, और उस शून्य में दो लाल बिंदुओं जैसी आंखें पानी के अंदर से अनन्या को ही घूर रही थी। अनन्या का नशा एक झटके में उतर गया। जिस चीज को वो रॉकी समझ रही थी वो कोई इंसान नहीं था, वो बस कोहरे और छाया से बनी एक कठपुतली थी। अनन्या ने झटके से खुद को पीछे खींचना चाहा, लेकिन रॉकी की पकड़ अब लोहे के शिकंजे जैसी हो गई थी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अब उसकी आवाज रॉकी की नहीं थी। प्यार अधूरा छोड़कर कहां जा रही हो जान? उस नकली रॉकी का चेहरा पिघलने लगा। उसकी नाक बहकर कान पर आ गई। उसका मुंह कान तक फट गया। अनन्या जंगल के बीच में एक बिना परछाई वाले राक्षस के साथ अकेली थी, और तभी जंगल के दूसरे कोने से एक चीख सुनाई दी। वो चीख उनकी पड़ोसन अनीता हंजाब की थी। शायद पार्टी अभी शुरू हुई है। अगले भाग में देखिए अनीता हंजाब के साथ क्या हुआ, और क्या अनन्या इस प्यार के जाल से जिंदा निकल पाएगी। भाग 8। वो रॉकी नहीं था, वो कीचड़ और काली जादू से बना एक पुतला था। अनन्या ने अपनी पूरी जान लगाकर उस नकली रॉकी के सीने पर लात मारी। वो पुतला कीचड़ के ढेर की तरह बिखर गया। अनन्या वहां से भागी बिना पीछे देखे, लेकिन जंगल में आप अकेले नहीं होते। वहां कोई और भी था जो अपनी मौत को खुद आवाज देने वाला था। हमारी पड़ोसन मिस अनीता हंजाब। फाइल नंबर 108। अनन्या बदहवास होकर झाड़ियों को चीरती हुई भाग रही थी। तभी वो किसी भारी चीज से टकराई। अनन्या को लगा निशिडाक ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सामने कोई भूत नहीं बल्कि एक जीती जागती औरत खड़ी थी। गांव की सबसे गॉसिप करने वाली महिला मिस अनीता हंजाब। हाथ में एक छोटी सी टॉर्च, भड़कीली साड़ी और चेहरे पर वही किटी पार्टी वाली खींच। अनीता जी शायद अपने पालतू कुत्ते को ढूंढने निकली थीं, या शायद किसी की जासूसी करने। इस भयानक जंगल में भी उनकी चिंताएं बहुत छोटी थीं। उन्होंने अनन्या को देखा और अपनी साड़ी झाड़ते हुए बोली। अनीता जी को अंदाजा ही नहीं था कि वे कहां खड़ी हैं। अरे अनन्या बेटा, तुम यहां, और ये क्या हालत बना रखी है? देखो, मेरी नई साड़ी पर कीचड़ लगा दिया। वैसे तुमने मेरे टॉमी को देखा क्या?
कमबख्त भाग गया, बिल्कुल अपने मालिक पे गया है, एक नंबर का आवारा। अनन्या ने उनका मुंह बंद करने की कोशिश की। आंटी चुप रहिए, वो सुन लेगा, हमें भागना होगा। अनीता जी कुछ और बोलने ही वाली थी कि जंगल खामोश हो गया और फिर वो आवाज आई। इस बार आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनीता जी के पति की लग रही थी। एक भारी मर्दों वाली आवाज में दूर से, अनीता, ओ अनीता, टॉमी यहां है, आ जाओ। निशिडाक का नियम है, वो 3 बार पुकारता है, लेकिन अनीता हंजाब सब्र वाली महिला नहीं थी। अनन्या ने अनीता का हाथ पकड़ा। मत जवाब देना आंटी, लेकिन अनीता ने झटक दिया। हाँ, अरे हटो, तुम्हारे अंकल मिल गए। हाँ, मैं आ रही हूं, टॉमी को पकड़ के रखना, उसने जवाब दे दिया पहली ही पुकार पर, और जंगल ने जवाब सुन लिया। हवा का एक झोंका आया और अनीता जी की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में अनन्या ने सुना अनीता जी की आवाज, अरे कौन है, छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज। और फिर वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों का गट्ठर घुटने पर रख के तोड़ रहा हो। हड्डियों के टूटने की कड़कड़ उस सन्नाटे में बम धमाके जैसी लग रही थी। एक चीख गूंजी, बचाओ, और फिर अचानक सन्नाटा, पूरी तरह सन्नाटा। निशिडाक सिर्फ जान नहीं लेता, वो आवाज से नफरत करता है। जो ज्यादा बोलता है उसकी सजा उतनी ही खामोश होती है। अनन्या ने कांपते हाथों से अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी जमीन पर पड़ी एक आकृति पर पड़ी। वो अनीता जी थी। उनका शरीर किसी कपड़े की गुड़िया की तरह अजीब कोणों पर मुड़ा हुआ था। उनकी गर्दन पीछे की तरफ घूमी हुई थी, लेकिन सबसे खौफनाक था उनका चेहरा। उनकी आंखें खुली थीं, पथराई हुई, और उनका मुंह, उनके होंठ बांस के पतले और नुकीले रेशों से सिल दिए गए थे। टांके इतने साफ थे जैसे किसी दर्जी ने सिला हो। खून उन टांकों के बीच से रिस रहा था। मिस अनीता हंजाब, जो कभी नहीं चुप होती थीं, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। अनन्या के हलक से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। उसे समझ आ गया था, अगर उसने आवाज निकाली तो अगला मुंह उसका सिला जाएगा। तभी अनीता जी की लाश के पीछे से अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं और एक आवाज आई, अब शोर नहीं होगा। अनन्या वहां से उल्टे पांव भागी। वो जानती थी कि वो अकेले नहीं बच सकती। उसे छिपने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां आवाज अंदर ना आ सके। हरदीप का तहखाना। लेकिन क्या हरदीप दरवाजा खोलेगा, और क्या अनन्या वहां तक जिंदा पहुंच पाएगी? भाग 9। बांस के रेशों से सिला हुआ मुंह। अनीता हंजाब की वो आखिरी नजर जिसमें मदद की भीख थी और एक चेतावनी भी, चुप रहो वरना तुम भी सिल दिए जाओगे। अनन्या उस लाश को पीछे छोड़कर भागी। पीछे जंगल हंस रहा था, आगे हरदीप का घर था। लेकिन क्या लोहे के दरवाजे उस चीज को रोक सकते हैं जो हवा बनकर दरारों से अंदर आती है? फाइल नंबर 109। जगह हरदीप दीक्षित का तहखाना। ये घर के नीचे बनी एक गुप्त जगह थी। पुराने जमाने में शायद अनाज रखने के लिए बनाई गई होगी, लेकिन अब ये एक कंक्रीट की कब्र जैसी लग रही थी। हवा में सीलन, पुराने आलू और जंग लगे लोहे की गंध थी। अनन्या, रोहन, रॉकी और हरदीप चारों वहां कैद थे। ऊपर जमीन पर मौत तांडव कर रही थी। नीचे सन्नाटा इतना भारी था कि हर किसी की धड़कन ड्रम की तरह बज रही थी। हरदीप ने तहखाने का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद किया। उसने एक नहीं 3 बड़ी बड़ी कुंडियां चढ़ाईं। फिर उसने अपनी जेब से नमक की एक थैली निकाली और दरवाजे की नीचे की दरार पर नमक की एक मोटी लकीर खींच दी। इस लकीर को पार मत करना, नमक अशुद्ध आत्माओं को रोकता है, कम से कम थोड़ी देर के लिए। अनन्या एक कोने में जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे अपनी उंगलियों पर अनीता जी के खून की चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। उसने अपने हाथ अपनी जीन्स पर रगड़े, बार बार, जोर जोर से, लेकिन वो अदृश्य खून साफ नहीं हो रहा था। रोहन उसके पास आया और उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। बच्चा इतना डर गया था कि वो रो भी नहीं पा रहा था। मनोविज्ञान में एक शब्द है, कैबिन फीवर। जब लोग एक छोटी जगह में कैद हो जाते हैं तो बाहर का खतरा अंदर के डर से छोटा लगने लगता है।
दिमाग साजिशें रचने लगता है। रॉकी बेचैनी से टहल रहा था। उसकी नजरें हरदीप पर थीं। रॉकी को लग रहा था ये बूढ़ा कुछ छुपा रहा है। तहखाने में सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था, जो कभी कभी वोल्टेज कम होने पर टिमटिमाने लगता था। अनन्या ने अपनी टॉर्च जलाई ताकि वो रोहन का चेहरा देख सके। टॉर्च की रोशनी की बीम में धूल के कण तैर रहे थे। लाखों छोटे छोटे कण हवा में नाच रहे थे, लेकिन अनन्या को वो धूल नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था वो हजारों छोटी छोटी आंखें हैं जो उन्हें देख रही हैं। दीवारों पर पड़ी दरारें उसे मुस्कुराते हुए होंठों जैसी लग रही थीं। उसने जल्दी से टॉर्च बंद कर दी। अंधेरा उस रोशनी से बेहतर था। तभी ऊपर से आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक नहीं थी, ना ही पीटने की आवाज थी। ये खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई बड़े नाखूनों से लकड़ी को छील रहा हो। आवाज धीरे धीरे नीचे तहखाने के दरवाजे तक आ गई। उस नमक की लकीर के ठीक उस पार कोई सूंघ रहा था। रॉकी ने एक फावड़ा उठा लिया जो कोने में पड़ा था। उसने हरदीप से फुसफुसाते हुए पूछा, अरे ओ सरपंच, ये नमक काम करेगा ना, या हम यहां चूहे की तरह मरने वाले हैं? हरदीप ने अपनी बंदूक लोड की। नमक उसे रोक सकता है, लेकिन उसे नहीं जिसे मैंने पहले ही न्योता दे दिया हो। अनन्या ने सर उठाया। क्या मतलब? बात चल ही रही थी कि रोहन ने अनन्या की आस्तीन खींची। उसका चेहरा दरवाजे की तरफ नहीं था, उसका चेहरा हरदीप की तरफ था। रोहन की आंखें फटी हुई थीं। उसने कांपते हुए हाथ से हरदीप की तरफ इशारा किया। रोहन ने कहा, दीदी, सरपंच अंकल को देखो। अनन्या ने कहा, क्या हुआ रोहन? दीदी, अंकल तो हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हैं। अनन्या ने ध्यान से देखा। हरदीप दीवार के सहारे खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसका हाथ बंदूक पर जमा हुआ था, लेकिन बल्ब की रोशनी से दीवार पर जो उसकी परछाई बन रही थी, वो परछाई स्थिर नहीं थी। हरदीप का शरीर खड़ा था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, और वो परछाई दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ रही थी। परछाइयां कभी झूठ नहीं बोलती। गलत, यहां परछाइयां ही गद्दार हैं। रोहन चिल्लाया, दीदी, परछाई कुंडी खोल रही है। अनन्या कुछ कर पाती इससे पहले ही हरदीप ने अपनी गर्दन अनन्या की तरफ घुमाई। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद खाली आंखें। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमक बाहर वालों को रोकता है, अंदर वालों को नहीं। दरवाजा खुल गया और नर्क अंदर तहखाने में आ गया। अगले भाग में देखिए अनन्या का रौद्र रूप, जब एक बहन अपने भाई के लिए शैतान से भिड़ जाती है। भाग 10। नमक की लकीर बेकार थी, बंदूक बेकार थी, क्योंकि शैतान दरवाजे के बाहर नहीं था, वो कमरे के अंदर खड़ा था। हरदीप दीक्षित की परछाई दीवार से अलग हो चुकी थी। उसने कुंडी खोली, बाहर से नहीं, अंदर से। उसकी आंखों में इंसानियत मर चुकी थी, और अब वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक मासूम की बलि चढ़ाने वाला था। धत तेरी की, माफ कीजिएगा, पानी गिर गया। हाथ बहुत कांप रहे हैं। फाइल नंबर 110। तहखाने का दरवाजा खुल चुका था। बाहर का गहरा काला अंधेरा अंदर झांक रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं भागा, क्योंकि रास्ता हरदीप ने रोक रखा था। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था, किसी दैत्य की तरह। कमरे की हवा बदल गई थी। थोड़ी देर पहले तक वहां बारूद और लोहे की गंध थी, लेकिन अब हरदीप के शरीर से एक नई बदबू आ रही थी, फटे हुए दूध और पुराने बासी पसीने की बदबू। ये बदबू बीमारी की नहीं, कब्जे की थी। उसके कंधे झुक गए थे और हाथ घुटनों तक लटक रहे थे, जैसे उसकी हड्डियों का ढांचा पिघल रहा हो। हरदीप ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था उसके गले में कीचड़ भरा हुआ है। हरदीप की आवाज में गड़गड़ाती हुई गीली और भारी आवाज, तुम लोग मेहमान नहीं हो, तुम लोग किश्त हो। मेरा समय खत्म हो गया था, उसे ताजा खून चाहिए, नया जवान खून। उसने अपनी सफेद पुतलियों वाली आंखें सीधे 10 साल के रोहन पर गड़ा दी।
अनन्या समझ गई ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उनकी गाड़ी यहीं खराब हुई। हरदीप ने सालों पहले निशी डाक से सौदा किया होगा। अपनी जवानी या ताकत के बदले उसे हर कुछ सालों में एक शिकार देना होता है। इसे कहते हैं फास्टियन बार्गेन, शैतान से सौदा। और आज कर्ज चुकाने की तारीख थी और करेंसी रोहन था। रॉकी चिल्लाया, ओ बुढ़े, हट जा सामने से। रॉकी ने अपना फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से हरदीप के सिर पर दे मारा, लेकिन हरदीप नहीं हिला। फावड़ा उसके सिर से टकराकर मुड़ गया। हरदीप ने रॉकी की गर्दन पकड़ी, सिर्फ एक हाथ से, और उसे किसी पुराने कपड़े की तरह हवा में उठा लिया। फिर उसने रॉकी को कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। रॉकी बेहोश हो गया। अब सिर्फ अनन्या बची थी। हरदीप रोहन की तरफ बढ़ा। रोहन कोने में दुबका हुआ थर थर कांप रहा था। अनन्या बीच में कूद पड़ी। वो शेरनी की तरह हरदीप पर झपटी, उसके चेहरे को नोचने लगी। अनन्या की आवाज में, रोते हुए, चिल्लाते हुए, छोड़ मेरे भाई को, कमीने, हरामखोर, छोड़ उसे। हरदीप ने अनन्या को झटका दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हरदीप का पैर पकड़ लिया। हरदीप ने नीचे देखा और मुस्कुराया। बहन का प्यार बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन मुझे भाई की रूह चाहिए। हरदीप ने झुककर रोहन को कॉलर से पकड़ा। रोहन हवा में हाथ पैर मार रहा था। दीदी, दीदी, बचाओ। हरदीप ने उसे दरवाजे की तरफ घसीटा। अनन्या घिसटती भी पीछे गई, लेकिन उसकी पकड़ छूट गई। हरदीप दरवाजे पर पहुंचा। बाहर घना अंधेरा था और उस अंधेरे में निशी डाक इंतजार कर रहा था। हरदीप ने रोहन को उस अंधेरे में बाहर फेंक दिया, जैसे कोई कुत्ते के सामने हड्डी फेंकता है। और फिर हरदीप ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन खुद बाहर नहीं गया। वो अंदर ही रहा। उसने बाहर रोहन को और अंदर खुद को और अनन्या को बंद कर लिया। एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से रोहन की चीखें और दरवाजे पर नन्हे हाथों के पीटने की आवाज आने लगी। अंदर अनन्या जमीन पर पड़ी थी और दरवाजे के पास खड़ा हरदीप अब अपनी सामान्य अवस्था में लौट रहा था। उसने अनन्या की तरफ देखा और ठंडे दिमाग से बोला, वो गया, अब हम सुरक्षित हैं। अनन्या धीरे से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में सिर्फ खून था। उसके हाथ में वो मुड़ा हुआ फावड़ा था। कमरे में एक भाई को खो चुकी बहन थी और एक गद्दार। अब इस कमरे से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर निकलेगा। अगले भाग में देखिए सिस्टर वर्सेस मॉन्स्टर, जब अनन्या का गुस्सा निशी डाक के डर से भी बड़ा हो जाएगा। भाग 11। बाहर एक 10 साल का बच्चा मौत के दरवाजे पर अपनी नन्ही मुट्ठियां पीट रहा था। दीदी, खोलो, दीदी। अंदर वो गद्दार हरदीप दीक्षित खड़ा था, ये सोचकर कि उसने सौदा पूरा कर दिया। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने एक लड़की को एक बहन के साथ कमरे में बंद कर दिया था। और इतिहास गवाह है, जब बात अपने खून पर आती है तो इंसान शैतान से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फाइल नंबर 111। मैंने कभी किसी इंसान को इस तरह बदलते नहीं देखा। अनन्या, जो कुछ पल पहले तक रो रही थी, अब वहां नहीं थी। उसकी जगह कोई और खड़ा था। विज्ञान इसे हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ कहता है, वो ताकत जिससे एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए कार उठा लेती है। अनन्या की नसों में खून नहीं, शुद्ध एड्रेनलिन दौड़ रहा था। उसने वो मुड़ा हुआ फावड़ा उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो। हरदीप ने हाथ उठाया। सुनो लड़की, शांत हो जाओ। लेकिन अनन्या सुनने के मूड में नहीं थी। उसने बिना एक शब्द बोले पूरी ताकत से फावड़ा घुमाया। फावड़ा सीधा हरदीप के घुटने पर लगा। हड्डी टूटने की आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी आई। हरदीप, जो 6 फुट का दैत्य था, एक ही झटके में जमीन पर आ गिरा। वो चीखा, आह, पागल औरत, तूने मेरा पैर तोड़ दिया। अनन्या रुकी नहीं। उसके हाथों में फावड़े का कंपन महसूस हो रहा था। लोहा जब हड्डी से टकराता है तो वो झंझनाहट कलाई तक जाती है। हरदीप जमीन पर रेंग रहा था, बंदूक की तरफ, लेकिन अनन्या ने बंदूक पर पैर रख दिया। उसने झुककर हरदीप का कॉलर पकड़ा और उसका सिर जमीन पर दे मारा। अनन्या का चेहरा हरदीप के चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में वो काला बांस जंगल खुद उतर आया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, चाबी निकाल बुड्ढे। हरदीप ने थूकते हुए कहा, वो तुझे मार डालेगा। अनन्या ने फावड़े का नुकीला सिरा हरदीप के गले पर रख दिया। अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, वो मुझे बाद में मारेगा, मैं तुझे अभी मार डालूंगी, चाबी दे।
हरदीप ने कांपते हाथों से अपनी जेब से चाबी का गुच्छा निकाला। अनन्या ने चाबी छीनी। उसने हरदीप को ठोकर मारी और दरवाजे की तरफ भागी। पीछे से हरदीप चिल्लाया, मत खोल, वो वहीं खड़ा है, हम सब मारे जाएंगे। अनन्या ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसका भाई बाहर था। अगर मौत खड़ी है तो वो मौत से भी लड़ लेगी। अनन्या के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, गुस्से से। उसने ताले में चाबी डाली। उसने भारी लोहे की कुंडी उठाई। बाहर से रोहन के रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। ये बात अनन्या को अंदर से खाई जा रही थी। दरवाजा पीटने की आवाज भी बंद हो गई थी। अनन्या ने दरवाजा धकेला। दरवाजा खुला। अनन्या ने फावड़ा तान रखा था। वो निशी डाक पर वार करने के लिए तैयार थी, लेकिन सामने कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कोहरा। रोहन वहां नहीं था। जमीन पर जहां वो खड़ा था वहां कीचड़ में घिसटने के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज ने उसे जंगल की तरफ खींच लिया हो। अनन्या की हिम्मत, जो अभी ज्वालामुखी थी, एकदम से बर्फ बन गई। रोहन, उसने अंधेरे में पुकारा। जवाब में जंगल से हंसी आई। किसी इंसान की नहीं, बल्कि बहुत सारे बच्चों की मिलीजुली हंसी। हरदीप अंदर से हंसा, दर्द में कराहते हुए। देखा, ले गया उसे, अब वो जंगल का हो गया। अनन्या ने पीछे मुड़कर हरदीप को नहीं देखा। उसने रॉकी को देखा, जो अब होश में आ रहा था। रॉकी, उठो, हमें जाना है। अनन्या ने टॉर्च उठाई और उस घिसटने के निशान के पीछे चल पड़ी, सीधे उस काले बांस के जंगल में, जहां से कोई वापस नहीं आता। वो जा रही थी उस जगह जहां आवाजों का मेला लगता है, छलावा, जहां हर पेड़ आपके अपनों की आवाज में बोलता है। अनन्या को लगा वो रोहन को ढूंढने जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल ने उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट तैयार कर रखा है। अगले भाग में तैयार हो जाइए हॉल ऑफ वॉइसेस के लिए, जहां आपको अपनी ही आवाज पर भरोसा नहीं रहेगा। भाग 12। सन्नाटा कभी कभी शोर से बेहतर होता है, क्योंकि सन्नाटा सच बोलता है। लेकिन काला बांस के जंगल में सन्नाटा नहीं है, वहां झूठ का एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। अनन्या अपने भाई के घिसटने के निशानों का पीछा करते हुए उस जंगल के पेट में घुस गई। उसे लगा वो रोहन को ढूंढ रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऑडियो एडिटिंग रूम में जा रही है, जहां उसकी यादों को काट छांट कर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। फाइल नंबर 112। रिकॉर्डिंग लेवल अनस्टेबल है। सुइयां लाल निशान पर नाच रही हैं। अनन्या भाग रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था वो दलदल में तैर रही है। चारों तरफ बांस के पेड़ थे, लेकिन अब वे पेड़ नहीं लग रहे थे। अंधेरे में उनकी गांठें इंसानी घुटनों और कोहनियों जैसी लग रही थीं, जैसे हजारों विकृत शरीर एक दूसरे में फंसकर खड़े हों। तभी आवाजों का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले रोहन की आवाज आई, लेकिन वो किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। वो स्टीरियो में थी, कभी बाएं कान में, कभी दाएं कान में। अनन्या पागलों की तरह सिर घुमा रही थी। रोहन, कहां है तू? आवाज दे। अचानक रोहन की आवाज बंद हो गई और एक भारी, गंभीर और जानी पहचानी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसे सुने हुए अनन्या को 5 साल हो चुके थे। उसके पापा की आवाज। अनु बेटा, तुम यहां क्यों आई? मैंने कहा था ना, अंधेरे में बाहर मत जाना। घर जाओ बेटा, घर जाओ। अनन्या के कदम रुक गए। उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आना चाहता था। उसने कांपते हुए कहा, पापा। वो आवाज उसके पिता की थी, लेकिन शब्द निशी डाक के थे। तभी एक तीसरी आवाज आई, और ये आवाज सुनकर अनन्या का खून जम गया। ये आवाज उसकी अपनी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो अभी बोल रही थी। पापा, पापा तो मर गए अन्नू, तू किसे ढूंढ रही है? तू तो खुद को भी नहीं बचा सकती, रोहन को क्या बचाएगी? जंगल ने अनन्या की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और अब उसे ही वापस सुना रहा था। अनन्या ने अपने कान बंद कर लिए। चुप हो जाओ, सब झूठ है। उसने अपनी टॉर्च घुमाई। रोशनी एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसकी लटकती हुई जड़ें बालों जैसी लग रही थीं और तने पर बनी आकृतियां चिल्लाते हुए चेहरों जैसी। हर पेड़ उसे घूर रहा था, हर पत्ता उसके नाम की फुसफुसाहट कर रहा था। तभी उन आवाजों के बीच एक असली सिसकी सुनाई दी, बिना किसी एको के, बिना किसी नाटक के।
सामने एक छोटी सी गुफा जैसा गड्ढा था। वहां कीचड़ में सना हुआ रोहन बैठा था। वो अपने घुटनों में सिर दिए रो रहा था। अनन्या की जान में जान आई। वो दौड़ पड़ी, रोहन मैं आ गई, रो मत। अनन्या ने जाकर रोहन को गले लगा लिया। रोहन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अनन्या ने उसे चूमा, उसके आंसू पोंछे। तुझे कुछ नहीं होगा, दीदी आ गई है, चल घर चलते हैं। अनन्या ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। रोहन चुप था, बिल्कुल शांत। अनन्या मुड़ने ही वाली थी कि टॉर्च की रोशनी पास के एक पेड़ के पीछे पड़ी। वहां पेड़ के पीछे से एक और लड़का सहमता हुआ बाहर निकल रहा था। उसने वही कपड़े पहने थे, उसका चेहरा वही था। वो रोहन था, दूसरा रोहन। वो पेड़ के पीछे वाला रोहन कांपती आवाज में बोला, दीदी उसके पास मत जाओ, वो मैं नहीं हूं। अनन्या का हाथ उस पहले रोहन के हाथ में था और दूसरा रोहन पेड़ के पास खड़ा था। दो भाई, एक शक्ल, एक जैसे कपड़े, लेकिन एक उसका भाई है और दूसरा निशी डाक। अनन्या ने जिसका हाथ पकड़ा है, क्या वो भाई है या वो मौत है? और वो जो पेड़ के पास खड़ा है, क्या वो सच बोल रहा है? जंगल में आईना नहीं होता, सिर्फ छलावा होता है। भाग तेरा। एक हाथ में भाई का हाथ था और आंखों के सामने वही भाई खड़ा था। दो रोहन, एक ही चेहरा, एक ही कद, एक ही डरे हुए आंसू। कुदरत का नियम है, एक जगह पर एक ही चीज हो सकती है, लेकिन कालाबास में नियम कुदरत के नहीं, निशी डाक के चलते हैं। अनन्या के सामने उसका सबसे बुरा सपना सच होकर खड़ा था। किसे बचाए और किसे फावड़े से काट दे। फाइल नंबर 113। दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। अनन्या की टॉर्च की रोशनी पेंडुलम की तरह एक रोहन से दूसरे रोहन पर जा रही थी। पहला रोहन जिसका हाथ अनन्या ने पकड़ा हुआ था, वो थर-थर कांप रहा था। दूसरा रोहन जो पेड़ से चिपका हुआ था, वो बुरी तरह रो रहा था। दिक्कत ये नहीं थी कि वे एक जैसे दिख रहे थे, दिक्कत ये थी कि उनकी चोटें, उनके कपड़ों पर लगी कीचड़, सब कुछ एक जैसा था। निशी डाक ने सिर्फ चेहरा कॉपी नहीं किया था, उसने पूरी डिटेल कॉपी की थी। जिस रोहन का हाथ अनन्या के हाथ में था, उसने अनन्या की हथेली को और जोर से भींच लिया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में मासूमियत थी। दीदी उसे मत देखो, वो बहरूपिया है, वो मुझे मारने आया है, चलो यहां से प्लीज दीदी, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज में वही कंपन था जो असली रोहन की आवाज में होता था। तभी पेड़ के पास खड़ा रोहन चिल्लाया। उसने अपनी उंगली उठाई और अनन्या की तरफ इशारा किया। दूसरे रोहन की आवाज में, झूठ, ये झूठ बोल रहा है दीदी, मेरा हाथ छोड़ो, देखो उसका हाथ कितना ठंडा है, वो मुर्दा है दीदी, वो मुर्दा है। अनन्या को झटका लगा। उसने महसूस किया जिस हाथ को उसने पकड़ रखा है वो वाकई बहुत ठंडा है, बिल्कुल बर्फ की सिल्ली जैसा। अनन्या ने झटके से पहले रोहन का हाथ छोड़ दिया। पहला रोहन पीछे हट गया, उसकी आंखों में दुख था। दीदी तुमने मुझे छोड़ दिया, ठंड में हाथ तो ठंडे होंगे ना, मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम उस पर भरोसा कर रही हो। अनन्या कंफ्यूज हो गई। बात में तर्क था। डर और ठंड से इंसान ठंडा पड़ जाता है, तापमान सबूत नहीं हो सकता। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की। जानवर अपने बच्चों को सूंघ कर पहचानते हैं। अनन्या ने हवा में गहरी सांस ली। पेड़ के पास वाले रोहन से गीली मिट्टी और पसीने की बदबू आ रही थी, लेकिन पास खड़े रोहन से हल्की सी, बहुत हल्की सी सड़े हुए फूलों की बदबू आ रही थी, या शायद वो जंगल की ही बदबू थी। इस उमस भरे जंगल में बदबू हर जगह थी। नाक भी धोखा दे रही थी। अनन्या चिल्लाई, चुप हो जाओ दोनों। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, दोनों रोहन एक साथ बोले, बिल्कुल एक ही समय पर, एक ही टोन में। दोनों रोहन की मिली-जुली आवाज में, दीदी मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। ये सुनना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दो गले, एक आवाज, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड बज रहा हो। अनन्या का सिर घूमने लगा, उसे लगा वो पागल हो जाएगी। अनन्या ने फावड़ा हवा में उठाया। उसका धैर्य टूट चुका था। उसने फावड़े का नुकीला सिरा दोनों के बीच में कर दिया। बस एक शब्द और नहीं। मुझे नहीं पता तुम में से कौन मेरा भाई है, लेकिन अगर किसी ने भी होशियारी की तो मैं दोनों के सिर फोड़ दूंगी। मैं कसम खाती हूं, मैं दोनों को यहीं मार दूंगी।
पुराने जमाने में कहते थे अगर आप अपने हम शक्ल यानी डॉपलगैंगर को देख लें तो ये मौत का इशारा है, लेकिन यहां मौत इशारा नहीं कर रही थी, वो पहेली खेल रही थी। अनन्या जानती थी कि वो दोनों को नहीं मार सकती। अगर गलती से असली रोहन को लग गई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसे एक सबूत चाहिए था, शरीर का नहीं, दिमाग का सबूत। तभी अनन्या को कुछ याद आया, बचपन की बातें, सीक्रेट कोड्स और वो गंदे मजाक जो भाई बहन अक्सर बड़ों से छुपा कर करते थे। एक ऐसा जोक जो सिर्फ रोहन जानता था, क्योंकि वो जोक रोहन ने ही स्कूल से आकर सुनाया था। एक ऐसा शब्द जिसे कोई भूत कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो शब्द किसी किताब में नहीं, उनकी शरारतों में था। अनन्या ने भावड़ा नीचे किया। उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली, या शायद जेब में हाथ डाला। उसने दोनों रोहन की आंखों में देखा और एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो मौत के मुंह में सिर्फ एक शातिर खिलाड़ी ही दे सकता है। ठीक है, अगर तुम दोनों रोहन हो तो मुझे ये बताओ कि हमारे मैथ्स टीचर मिस्टर माइक हंट का असली नाम क्या था? एक सवाल, एक गंदा नाम और जिंदगी का फैसला। कौन पकड़ेगा इस इशारे को? अगले भाग में जानिए कैसे एक गाली किसी की जान बचा सकती है। भाग 14। दुनिया के सबसे सुरक्षित तिजोरियों के पासवर्ड अक्सर बहुत ही अजीब होते हैं। कभी जन्मदिन, कभी पालतू जानवर का नाम और कभी एक गंदी गाली। अनन्या के सामने दो भाई खड़े थे, एक उसका अपना खून और दूसरा एक भूखा परजीवी। दोनों के पास रोहन की यादें थीं, दोनों के पास रोहन का चेहरा था, लेकिन निशी डाक के पास ह्यूमन इमोशन नहीं था, खासकर वो शर्म और हंसी जो एक डबल मीनिंग जोक सुनकर आती है। फाइल नंबर 114। अनन्या ने अपनी सांसों को काबू में किया। फावड़ा अभी भी हवा में तना हुआ था। उसने अपने दिमाग में उस सवाल को तैयार किया। ये सवाल किसी किताब का नहीं था, ये उन भाई बहनों का सीक्रेट था जो उन्होंने बड़ों की डांट से बचने के लिए बनाया था। उसने पहले रोहन की तरफ देखा जो अभी भी कांप रहा था, फिर दूसरे रोहन की तरफ जो पेड़ के पास खड़ा था। अनन्या के चेहरे पर एक सख्त भाव था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। अनन्या की आवाज में सख्त परीक्षा लेते हुए, ठीक है, अगर तुम दोनों असली हो तो मुझे बस एक नाम बताओ। जब हम स्कूल में थे तो वो कौन से मैथ्स टीचर थे जिनका नाम लेते ही तुझे और मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था? सिर्फ नाम बताओ और जोर से बोलना। जंगल में सन्नाटा छा गया। ये एक शिबुलेत था, एक ऐसा कोड वर्ड जिसे सिर्फ अपने लोग समझ सकते हैं। पेड़ के पास खड़ा रोहन एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। उसे लगा ये तो आसान सवाल है, उसके पास रोहन की सारी यादें हैं। उसने तुरंत जवाब दिया। पेड़ वाले रोहन ने एक आदर्श छात्र की तरह सीना ताना। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दूसरे रोहन की आवाज में बिल्कुल सपाट न्यूज रीडर की तरह, हाँ दीदी, मुझे याद है, उनका नाम मिस्टर माइक हंट था, वे हमें अलजेब्रा पढ़ाते थे। उसने नाम को बहुत ही इज्जत और साफ उच्चारण के साथ बोला, जैसे वो किसी महान व्यक्ति का नाम ले रहा हो। उसे समझ ही नहीं आया कि माइक हंट को तेज बोलने पर वो क्या सुनाई देता है। तभी अनन्या के पास खड़ा रोहन, जिसका हाथ उसने छोड़ दिया था, उसने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों में डर के बावजूद एक शरारत आ गई। वो पीछे हट गया, जैसे उसने कोई गंदा शब्द सुन लिया हो। पहले रोहन की आवाज में दबी हुई हंसी, फुसफुसाते हुए, दीदी, छी, तुमने वो गंदा नाम फिर से बुलवाया, मम्मी मारेगी। उस सर का नाम माइक था। वो नाम पूरा बोल भी नहीं पाया, उसे शर्म आ रही थी। अनन्या मुस्कुराई। ये थी इंसानियत, शर्म, झिझक और वो दबी हुई हंसी। कोई भी राक्षस यादें कॉपी कर सकता है, लेकिन वो शर्म कॉपी नहीं कर सकता। पेड़ के पास खड़ा रोहन अभी भी कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या गलत कहा। दूसरे रोहन की आवाज में, क्या हुआ, मैंने सही तो कहा, मिस्टर माइक हंट, मिस्टर माइक हंट। अनन्या ने फावड़ा घुमाया और अपना निशाना पेड़ वाले रोहन पर सेट कर दिया। तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई कभी भी उस नाम को इतनी इज्जत से नहीं लेता। जैसे ही अनन्या ने यह कहा, पेड़ वाले रोहन का चेहरा ग्लिच करने लगा, जैसे खराब टीवी की स्क्रीन हिलती है। उसकी आवाज अब रोहन की नहीं रही थी, वो आवाज एक फटे हुए स्पीकर जैसी हो गई। माइक हंट,
माइक खख, माइक घट। वो शब्द उसके गले में फंस गया। उसका जबड़ा अचानक नीचे गिरने लगा, इतना नीचे कि वो उसकी छाती को छू गया। उसका मुंह अब एक काली गुफा बन चुका था, जिसमें दांत नहीं बल्कि बांस की नुकीली खपच्चियां थीं। असली रोहन चीखा, दीदी भागो। लेकिन अनन्या ने भागने से पहले एक काम किया। उसके हाथ में जो टॉर्च थी उसने पूरी ताकत से उस खुले हुए जबड़े के अंदर फेंक दी। राक्षस ने एक गगनभेदी चीख मारी। रोशनी उसके पेट के अंदर से चमक रही थी, जैसे उसने आग निगल ली हो। अनन्या ने असली रोहन का हाथ पकड़ा। दौड़ो रोहन, पीछे मत देखना। वे दोनों जंगल की तरफ भागे, लेकिन निशी डाक इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो काला साया अब अपना रूप बदल रहा था। वो अब इंसान नहीं, वो अब एक काली आंधी बन रहा था। और इस आंधी से बचने के लिए उन्हें एक ऐसी सवारी की जरूरत थी जो इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ सके। क्या रॉकी अपनी ट्रैक्टर लेके समय पर पहुंचेगा, या अनन्या और रोहन इस आंधी में उड़ जाएंगे? अगले भाग में देखिए द चीज। भाग 15। वो टॉर्च उस राक्षस के गले के अंदर जा चुकी थी। उसके पेट से निकलती रोशनी अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन वो मरा नहीं था। दर्द ने उसे और खतरनाक बना दिया था। उसका इंसानी रूप पिघल गया। अब वो रोहन नहीं था, वो एक काली आंधी था। कीचड़, मांस और बांस की जड़ों से बना एक पहाड़ जो अब शिकार का पीछा करने के लिए जंगल को रौंदता हुआ आ रहा था। फाइल नंबर 115। भागना कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर तब जब जमीन खुद आपको रोकना चाहती हो। अनन्या और रोहन नंगे पैर कांटों और पत्थरों के ऊपर दौड़ रहे थे। उनके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। पीछे से एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर जंगल को निगल रहा हो। जंगल अब बदल चुका था। रास्ते की झाड़ियां झाड़ियां नहीं थी, वे उंगलियां बन गई थीं। अनन्या जब भी आगे बढ़ती, कोई बेल उसके टखने को जकड़ लेती। ऐसा लग रहा था सैकड़ों मरे हुए हाथ जमीन से निकलकर उन्हें नीचे खींचना चाहते हैं। रोहन गिर पड़ा। दीदी! अनन्या ने उसे झटके से उठाया। उठ रोहन, गोद में आ जा। उसने 10 साल के बच्चे को अपनी पीठ पर लाद लिया। अनन्या ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो किसी भी इंसान का दिल रोकने के लिए काफी था। वो निशी डाक अब पैरों पर नहीं चल रहा था, वो एक काला सैलाब बन चुका था। तारकोल जैसा गाढ़ा लिक्विड जो पेड़ों के ऊपर से सांपों की तरह रेंगता हुआ आ रहा था। उस काले पदार्थ के अंदर से अभी भी उस टॉर्च की धुंधली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई धड़कता हुआ दिल हो। तभी सामने से 2 तेज पीली लाइटें दिखाई दी, और एक ऐसी आवाज आई जो किसी संगीत से कम नहीं थी। देसी इंजन की धमक। वो रॉकी था। रॉकी एक लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर लेकर झाड़ियों को तोड़ता हुआ आ रहा था। वो ड्राइवर सीट पर खड़ा होकर चिल्लाया, मैडम जी कूदो, जल्दी चढ़ो। ट्रैक्टर रुका नहीं, बस उसने रफ्तार धीमी की। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रोहन को मडगार्ड पर फेंक दिया, और खुद पीछे लगी ट्रॉली के हुक को पकड़कर लटक गई। रॉकी ने गियर बदला। ट्रैक्टर के अगले पहियों हवा में उठ गए और मशीन पूरी ताकत से आगे भागी। पकड़ के बैठना, आज ये ट्रैक्टर उड़ेगा। अब शुरू हुई रेस। एक तरफ लोहे की मशीन और दूसरी तरफ काला जादू। ट्रैक्टर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उछल रहा था। अनन्या का शरीर लोहे की रॉड से टकरा रहा था, लेकिन उसकी नजर पीछे थी। वो काली आंधी ट्रैक्टर के धुएं के पीछे पीछे आ रही थी। उसकी रफ्तार ट्रैक्टर से भी ज्यादा थी। वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। अचानक उस काले कीचड़ में से एक लंबा तनाव निकला, हंटर की तरह। उसने ट्रैक्टर के पिछले पहिए पर वार किया। ट्रैक्टर बुरी तरह डगमगाया। रॉकी ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। अरे बाप रे, ये तो चिपक रहा है। वो काला पदार्थ टायर पर चिपक गया था और उसे जैम करने की कोशिश कर रहा था। पहिया घूमने की कोशिश कर रहा था। इंजन चीख रहा था। सामने गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था, एक पुराना लकड़ी का पुल जो एक सूखी नदी के ऊपर बना था। पुल बहुत कमजोर था। रॉकी चिल्लाया, मैडम जी दुआ करो ये पुल न टूटे। ट्रैक्टर पुल पर चढ़ा। लकड़ी के तख्ते टायरों के नीचे चरचराने लगे। वे पुल के बीचों बीच पहुंच गए थे। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, अचानक ट्रैक्टर ने एक जोरदार झटका खाया। इंजन ने एक अजीब आवाज की, फट फट फट।
सन्नाटा। ट्रैक्टर पुल के बीचों बीच बंद हो गया। रॉकी ने चाबी घुमाई। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं मेरी जान। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ और पीछे पुल के दूसरे छोर पर वो काली आंधी भी रुक गई। ट्रैक्टर बंद, आगे जाने का रास्ता बंद, पीछे मौत खड़ी थी। लेकिन वो निशी डाक पुल पर चढ़ नहीं रहा था। वो पुल के किनारे पर खड़ा होकर अपना आकार बड़ा कर रहा था। वो हमला क्यों नहीं कर रहा? तभी अनन्या की नजर ट्रैक्टर की पिछली सीट पर पड़ी। वहां बाबा चूतनाथ का छोड़ा हुआ एक पुराना कपड़े का थैला पड़ा था। उस थैले के अंदर से एक लाल रंग की चमक आ रही थी। क्या वो मदद है या कोई नया श्राप? अगले भाग में देखिए बाबा चूतनाथ स्ट्राइक्स बैक। मरने के बाद भी कुछ लोग अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। भाग 16। पुल के बीचों बीच मौत खड़ी थी। ट्रैक्टर का इंजन मर चुका था और उस अंधेरे में बाबा चूतनाथ का छोड़ा हुआ वो थैला लाल रंग में चमक रहा था। हम अक्सर जिन लोगों को पागल या ठरकी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मुसीबत के वक्त वही सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। क्योंकि शैतान से लड़ने के लिए देवता नहीं, कभी कभी एक और शैतान की जरूरत होती है। फाइल नंबर 116। अनन्या ने कांपते हाथों से उस कपड़े के थैले की जिप खोली। अंदर से ओम ह्रीम क्लीम की आवाज आ रही थी। लेकिन यह किसी मंदिर की घंटी नहीं थी। यह आवाज एक पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर से आ रही थी। जी हां, एक छोटा सा स्क्रीन जो किसी खोपड़ी के ऊपर टेप से चिपकाया गया था। जैसे ही अनन्या ने उसे बाहर निकाला, उस स्क्रीन से एक नीले रंग की लेजर लाइट निकली और सीधे उस काली आंधी पर जा लगी। जैसे ही वो नीली रोशनी उस निशी डाक पर पड़ी, वो काला कीचड़ पीछे हटने लगा। वो राक्षस चीखा। उस रोशनी में कोई मंत्र नहीं, बल्कि स्क्रीन पर अजीब से ज्यामितीय यंत्र चल रहे थे जो बार बार बदल रहे थे। तभी पुल के दूसरे छोर से धुएं और कोहरे को चीरता हुआ एक साया प्रकट हुआ। वो साया लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसका पूरा शरीर कालिख और राख से सना हुआ था। बाल बिखरे हुए थे और हाथ में लोहे का एक बड़ा चिमटा था। वो कोई और नहीं, बाबा चूतनाथ थे। वे मरे नहीं थे, वे बस इंटरवल ले रहे थे। बाबा ने अपना चिमटा जमीन पर मारा। बाबा की आवाज गुस्से से भरी थी, लेकिन एक शराबी जैसी लड़खड़ाहट भी थी। ओए काली बांस के कीड़े, तेरी वजह से मेरी टीवी की ट्यूब फट गई। तुझे पता है क्लाइमैक्स सीन चल रहा था। साले तूने मेरा मूड खराब किया है, आज मैं तेरा फ्यूचर खराब कर दूंगा। बाबा ने अपनी झोली से मुट्ठी भर राख निकाली, लेकिन ये आम राख नहीं थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये संस्कृत के श्लोक नहीं थे। ये गालियां थीं, शुद्ध, देसी और बेहद गंदी गालियां। ओम भट्ट स्वाहा, तेरी नानी की स्वाहा, तेरी पूंछ में स्वाहा। बाबा ने वो राख हवा में फेंकी। जैसे ही वो राख निशी डाक के काले शरीर पर गिरी, वहां आग लग गई। तंत्र का नियम है वामाचार। निशी डाक पवित्र और मासूम यादों का भूखा है, इसलिए बाबा उसे अशुद्धता और गंदगी खिला रहे थे। जहर ही जहर को काटता है। बाबा चिल्लाए, ए लड़के, रॉकी, मुंह क्या देख रहा है, सेल्फ मार। जब तक मैं इसे गालियां दे रहा हूं, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। रॉकी ने होश संभालते हुए चाबी घुमाई। बाबा की नेगेटिव एनर्जी ने शायद इंजन को भी झटका दे दिया था। इंजन स्टार्ट हो गया। अनन्या चिल्लाई, बाबा जल्दी चढ़ो, आ जाओ। ट्रैक्टर चलने लगा, लेकिन बाबा अपनी जगह से नहीं हिले। वे पुल के उस टूटे हुए हिस्से पर खड़े थे जहां से निशी डाक आगे बढ़ रहा था। बाबा ने पीछे मुड़कर अनन्या को देखा। उनकी लाल आंखों में पहली बार ठरकीपन नहीं था, वहां एक गुरु की चमक थी और एक उदासी। बाबा ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उनका शरीर अब कांप रहा था। निशी डाक के काले हाथ बाबा के पैरों को जकड़ चुके थे। बाबा की आवाज में, बिटिया मेरी डीवीडी लेते जाओ, उसमें ज्ञान है। और हां रॉकी, अपनी सेटिंग संभाल के रखना, मेरा डेटा पैक अब खत्म हो रहा है।
निशिडाक ने एक विशाल अजगर की तरह बाबा को चारों तरफ से लपेट लिया। बाबा का शरीर उस काले कीचड़ में समाने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज आई, लेकिन मरते मरते भी बाबा के मुंह से चीख नहीं निकली। एक आखिरी ऊंची गाली निकली, भा जौ द। पुल का वो हिस्सा बाबा के साथ नीचे खाई में गिर गया। रास्ता टूट गया, लेकिन निशिडाक उस खाई में गिर चुका था। ट्रैक्टर पुल पार कर चुका था। पीछे खाई से सिर्फ धुआं उठ रहा था। बाबा चूतनाथ ने अपनी गंदगी से उनकी जान बचा ली थी। अनन्या, रोहन और रॉकी गांव की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वे भूल गए थे निशिडाक 3 बार पुकारता है। 2 बार हो चुका था। तीसरी पुकार अभी बाकी थी, और तीसरी पुकार किसी इंसान की नहीं, खुद मौत की फ्रीक्वेंसी होती है। भाग 17। बाबा चूतनाथ खाई में गिर गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने निशिडाक को अपने साथ ले लिया। पुल टूट चुका था। ट्रैक्टर गांव की सीमा की तरफ भाग रहा था। हवा में बारूद और जली हुई राख की महक थी। हमें लगा हम जीत गए, लेकिन हम भूल गए थे कि ध्वनि को पुल की जरूरत नहीं होती। आवाज हवा में तैरती है, और तीसरी पुकार किसी का नाम नहीं लेती, वो जान ले लेती है। फाइल नंबर 117। मेरे कानों में अभी भी वो सीटी बज रही है। ट्रैक्टर पूरी रफ्तार में था। सामने गांव का पुराना गेट दिख रहा था। बस 500 मीटर और। अनन्या ने रोहन को अपनी बाहों में कसकर जकड़ रखा था। रॉकी पागलों की तरह हंस रहा था। बच गए, देख लिया मैडम, रॉकी का ट्रैक्टर और बाबा का मंत्र, हम बच गए। लेकिन अनन्या की छठी इंद्री खतरे की घंटी बजा रही थी। अचानक ट्रैक्टर का शोर मध्यम पड़ने लगा। इंजन चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज दूर होती जा रही थी। हवा रुक गई। आसपास के पेड़ों से पक्षी गिरने लगे, मरे हुए पक्षी सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर के चारों तरफ टपकने लगे, जैसे आसमान से मौत की बारिश हो रही हो। अनन्या ने ऊपर देखा। रॉकी, ये क्या हो रहा है? तभी वो शुरू हुआ, तीसरी पुकार। लेकिन इस बार कोई रोहन या अनन्या नहीं बोला गया। खाई की गहराइयों से एक फ्रीक्वेंसी उठी। ये आवाज कानों से नहीं, हड्डियों से सुनी जा रही थी। अनन्या के दांतों में अजीब सा दर्द होने लगा। उसके मसूड़े झनझनाने लगे। ट्रैक्टर का लोहे का ढांचा कांपने लगा। आपने सोनिक वेपन के बारे में सुना है? सेनाएं इसका इस्तेमाल भीड़ को तितर बितर करने के लिए करती हैं। लेकिन निशिडाक की ये पुकार ब्राउन नोट और अल्ट्रासोनिक का मिश्रण थी। एक ऐसी आवाज जो आपके दिमाग की नसें फाड़ सकती है। आवाज तेज होती गई, तीखी और तीखी और तीखी। रॉकी ने स्टीयरिंग छोड़ दिया और अपने कान पकड़ लिए। मेरा सिर, कोई बंद करो इसे। अनन्या ने तुरंत अपने हाथ रोहन के कानों पर रख दिए। वो चिल्लाई, लेकिन उसकी अपनी आवाज उसे सुनाई नहीं दी। उसका सिर अंदर से फट रहा था। उसे लगा जैसे कोई गर्म सुई उसके कानों में डाल रहा हो। ट्रैक्टर लहराने लगा। अनन्या ने देखा रॉकी की नाक से खून की एक धार बह रही है। फिर उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। ये रोना नहीं था, ये नसों का फटना था। अनन्या ने अपना हाथ देखा जो रोहन के कान पर था। उसकी हथेलियां भी खून से लाल हो चुकी थी। रोहन के कान खून उगल रहे थे। आवाज का दबाव इतना बढ़ गया कि ट्रैक्टर की हेडलाइट्स धमाके के साथ फूट गईं। रॉकी का चश्मा उसकी आंखों पर ही चटक गया। वो तीसरी पुकार अब एक चीख बन गई थी, एक ऐसी चीख जिसमें हजारों साल की भूख थी। अनन्या को लगा उसका भेजा उसकी खोपड़ी के अंदर उबल रहा है। वो बेहोश होने वाली थी। ट्रैक्टर बेकाबू होकर गेट की तरफ बढ़ा। रॉकी अब देख नहीं पा रहा था। पकड़ के रखना। अनन्या ने रोहन को अपनी छाती से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। ट्रैक्टर गेट के खंबे से टकराया। अनन्या उछलकर ट्रॉली के फर्श पर जा गिरी। उसका सिर लोहे से टकराया। सब कुछ घूम रहा था। धूल का गुबार उठा। वो तीखी आवाज अब बंद हो चुकी थी, या शायद अनन्या अब बहरी हो चुकी थी। वो जमीन पर पड़ी थी। उसका विजन धुंधला था। उसने हाथ बढ़ाकर रोहन को छूने की कोशिश की। रोहन वहां पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसके कान से खून की एक पतली लकीर गर्दन तक जा रही थी। क्या वो जिंदा है?
तभी अनन्या को एक याद आई, एक फ्लैशबैक। उसकी माँ ने एक बार कहा था, रोहन को कभी कुछ नहीं होगा, मैंने वादा लिया है। किससे वादा? और निशी डाक सिर्फ रोहन के पीछे ही क्यों पड़ा था? अगले भाग में खुलेगा इस कहानी का सबसे बड़ा राज, मां का राज। भाग 18। धुआं, खून और टूटे हुए कांच के टुकड़े। ट्रैक्टर क्रैश हो चुका था। रॉकी बेहोश था। रोहन खामोश था, लेकिन उस खामोशी में अनन्या के दिमाग में एक पुरानी रील चल पड़ी। अक्सर हम सोचते हैं कि मुसीबत अचानक आती है, लेकिन सच तो यह है कि मुसीबत का बीज बरसों पहले बोया जा चुका होता है। आज रात अनन्या को पता चलने वाला था कि उसकी मां की ममता सिर्फ प्यार नहीं, एक सौदा भी थी। फाइल नंबर 118। मेरा सिर, उफ। ट्रैक्टर के बोनट से भाप निकल रही थी। अनन्या ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसका विजन धुंधला था। उसने अपने हाथ को टटोला, गीला और चिपचिपा खून। उसके बगल में रोहन पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि अनन्या को अपना कान उसके सीने पर रखना पड़ा। अनन्या की नजर रोहन के गले पर पड़ी। वहां एक काला धागा था जिसमें तांबे का एक पुराना तावीज बंधा होता था। मां ने कहा था, इसे कभी मत उतारना, लेकिन क्रैश के झटके में वो तावीज टूटकर गिर गया था। तांबे का वो खोल खुल गया था और उसके अंदर कोई दुआ नहीं थी। उसके अंदर बांस का एक सूखा पत्ता और जला हुआ मांस रखा था। ये रक्षा कवच नहीं था, ये एक रसीद थी। अचानक जंगल गायब हो गया। अनन्या को फिनाइल और दवाइयों की गंध आने लगी। साल 2018, सिटी हॉस्पिटल का आईसीयू। अनन्या तब 19 साल की थी। रोहन 5 साल का था और निमोनिया से मर रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सॉरी मैडम, बच्चे का बचना मुश्किल है। अनन्या ने देखा, उसकी मां कोने में खड़ी थी। वो रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। मां ने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें नानी के गांव के नुस्खे लिखे थे। उसने खिड़की खोली। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और मां ने अंधेरे में किसी से बात करना शुरू किया। भगवान से नहीं, बल्कि उससे जो अंधेरे में सुनता है। हे निशी, ओ रात के राजा, मैं जानती हूं तुम सुन रहे हो। मेरा बेटा ले लो, लेकिन अभी नहीं, उसे जीने दो। बदले में जो मांगोगे वो दूंगी। मेरी आवाज ले लो, मेरी जान ले लो। खिड़की के बाहर से हवा का एक झोंका आया और आईसीयू की बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे में एक सौदा हुआ। लोक कथाओं में इसे रक्त ऋण कहते हैं। निशी डाक ने रोहन को ठीक कर दिया। अगली सुबह रोहन का बुखार उतर गया। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन मां उस दिन के बाद बदल गई। वो अक्सर रातों को जागकर खिड़की के बाहर दिखा करती थीं। वो जानती थीं कि ब्याज बढ़ रहा है और आज 5 साल बाद वो साहूकार अपना कर्ज वसूलने आया है। अनन्या की आंखें खुल गईं। उसे सब समझ आ गया। हम गांव में घूमने नहीं आए थे। मां की मौत के बाद वो सुरक्षा कवच कमजोर हो गया था। निशी डाक रोहन को यहां लाया था, उसे कॉल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे कलेक्ट करने के लिए। वो तावीज एक अग्रीमेंट था जो अब टूट चुका है। अनन्या लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसका सिर घूम रहा था, लेकिन उसका इरादा पक्का था। अगर सौदा खून के बदले खून का है, तो रोहन का खून नहीं बहेगा। अनन्या ने पास पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाया। उसने अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया। गर्म खून उसकी कलाई से टपकने लगा। अनन्या गेट के पास गई। अंधेरे में वो काली आंधी फिर से आकार ले रही थी। अनन्या ने अपना खून से सना हाथ हवा में उठाया। ओए डरपोक, तुझे खून चाहिए ना? रोहन का नहीं, मेरा ले। मैं उसकी बड़ी बहन हूं। मेरा खून उससे ज्यादा गाढ़ा है। मुझसे सौदा कर। जंगल खामोश हो गया। वो काला साया अनन्या की तरफ मुड़ा। उसे एक नया ऑफर मिला था, एक ताजा और स्वेच्छा से दी गई बलि। निशी डाक ने अपनी तीसरी पुकार वापस ले ली, लेकिन अब वो एक नई पुकार की तैयारी कर रहा था। अनन्या के पास एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जो या तो उसे मार देगा या निशी डाक को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्या है वो मास्टर स्ट्रोक? अगले भाग में देखिए, द डॉन, जहां एक रिकॉर्डिंग मौत को धोखा देगी। भाग 19। अनन्या ने अपना खून पेश किया था, लेकिन मरने के लिए नहीं,
उसने निशिदाक का ध्यान भटकाया था। जंगल का नियम है, तीसरी पुकार पर अगर जवाब मिल जाए तो मौत पक्की है, लेकिन अगर जवाब देने वाला खुद वो हो। अनन्या की टूटी हुई स्क्रीन वाली मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग थी, चैप्टर 12 की वो रिकॉर्डिंग जब जंगल ने अनन्या की आवाज चुराई थी। आज तकनीक तंत्र को मात देने वाली थी। फाइल नंबर 119। सुबह के 3:55 हो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले का समय, जब अंधेरा सबसे गाढ़ा होता है। वो काली आंधी निशिडाक अब एक विशाल आकृति बन चुका था। वो ट्रैक्टर के सामने खड़ा था, गेट को रोके हुए। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक अनंत खालीपन था। उसने अपना मुंह खोला, या जो भी वो काला गड्ढा था, और अनन्या को पुकारा। ये आवाज कानों को नहीं, रूह को कंपाने वाली थी। अनन्या, मेरी बच्ची, आ जाओ। अनन्या ट्रैक्टर की ट्रॉली पर खड़ी थी। उसके एक हाथ में खून बह रहा था और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल था। उसने अपनी उंगली प्ले बटन पर रखी। उसका दिल घड़ी की सुई से तेज दौड़ रहा था। अनन्या जानती थी निशिदाक को सिर्फ सहमति चाहिए, उसे एक हाँ चाहिए। अगर अनन्या ने खुद जवाब दिया तो वो मर जाएगी, लेकिन अगर निशिदाक को खुद से जवाब मिले। अनन्या ने याद किया जंगल में उस पेड़ के पास जब निशिदाक ने अनन्या की आवाज में उससे बात की थी। अनन्या का वॉइस रिकॉर्डर उस वक्त ऑन था। उसने वॉल्यूम फुल किया और स्पीकर को उस काले साई की तरफ कर दिया। निशिदाक ने अपना हाथ बढ़ाया अनन्या को छूने के लिए, तभी अनन्या ने बटन दबा दिया। ट्रैक्टर के ऊपर सन्नाटे में मोबाइल स्पीकर से आवाज गूंजी। ये अनन्या की आवाज थी, लेकिन ये वो रिकॉर्डिंग थी जो जंगल ने अनन्या से बुलवाई थी। मैं आ गई, मैं यही हूं, मुझे ले चलो। जैसे ही वो आवाज गूंजी, निशिदाक जम गया। उसे जवाब मिल गया था, लेकिन ये जवाब उसके अपने ही गले, जो उसने कॉपी किया था, से निकला था। एक शिकारी जो खुद को ही शिकार समझ बैठा। उसका हाथ जो अनन्या की तरफ बढ़ रहा था, अचानक मुड़ गया। उसने अपने ही गले को पकड़ लिया। निशिदाक कंफ्यूज हो गया था। नियम के अनुसार उसे जवाब देने वाले को खाना था, लेकिन जवाब उसके अंदर से आया था। वो काला साया खुद को ही नोचने लगा। वो अंदर की तरफ सिमटने लगा, इम्प्लोडिंग। हवा में एक भंवर बन गया। वो चीख रहा था, लेकिन वो चीख भी अनन्या की आवाज में थी। नहीं, नहीं, ये मैं हूं, मैं। अनन्या ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। सामने एक तेज धमाका नहीं हुआ, बल्कि एक सक्शन हुआ, जैसे किसी ने ब्रह्मांड में एक छेद कर दिया हो। वो 20 फुट का राक्षस एक छोटी सी काली गेंद में सिमट गया और फिर फुस करके गायब हो गया। हवा में सिर्फ भूरे रंग की राख उड़ने लगी, जैसे शमशान की राख हो। उसी पल पूरब दिशा से पहली किरण फूटी। चिड़ियों की चहचहाहट जो बंद हो गई थी, अचानक वापस आ गई। अनन्या घुटनों के बल गिर पड़ी। रोहन जो बेहोश था, उसने गहरी सांस ली। दीदी, रॉकी ने भी अपने सिर को हिलाया। उसका चश्मा टूटा हुआ था, लेकिन वो देख पा रहा था। अरे मैं जिंदा हूं मैडम जी, हम जिंदा हैं। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रोहन को कसकर गले लगाया। रॉकी ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। इंजन ने थोड़ी नखरे किए, लेकिन चल पड़ा। वे गेट से बाहर निकले। काला बांस गांव पीछे छूट रहा था। वो भूतिया हवेली, वो जंगल, वो पुल, सब पीछे रह गए। धूप निकल आई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अनन्या ने ट्रैक्टर के साइड मिरर, रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे गांव की सड़क खाली थी। अनन्या ने राहत की सांस ली और अपनी पलकें झपकाई। मिरर में उसकी परछाई थी, लेकिन जब अनन्या ने पलक झपकाई तो मिरर में उसकी परछाई ने पलक नहीं झपकाई। परछाई की आंखें खुली रहीं और वो परछाई धीरे से मुस्कुराई। क्या हम वाकई जंगल से बाहर आ गए हैं, या जंगल हमारे साथ बाहर आ गया है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि घर पहुंचने के बाद जो हुआ वो जंगल से भी ज्यादा डरावना था। अंतिम अध्याय, द फाइनल लॉग, जहां पता चलेगा कि आवाज कभी मरती नहीं, बस इंतजार करती है। भाग 20। हम सोचते हैं कि डरावनी कहानियां
तब खत्म हो जाती हैं जब हम किताब बंद कर देते हैं या जब हम गांव से शहर वापस आ जाते हैं। अनन्या, रोहन और रॉकी उस कालाबास गांव से निकल आए। वे अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आवाज दीवारों के आर पार जा सकती है। आवाज मीलों का सफर तय कर सकती है। और अगर वो आवाज एक डिजिटल रिकॉर्डिंग में कैद हो जाए तो वो आपके फोन, आपके हेडफोन्स और आपके कानों के जरिए आपके घर में भी घुस सकती है। फाइल नंबर 120, आखिरी फाइल। आज उस घटना को 1 हफ्ता हो चुका है। मैं अभी अपने स्टूडियो में हूं, दिल्ली में। बाहर गाड़ियों का शोर है, लोग हैं, रोशनी है, सब कुछ सामान्य है। अनन्या भी अपने घर पर है। शारीरिक रूप से वे सुरक्षित हैं, लेकिन मानसिक रूप से? अनन्या ने अपने घर के सारे शीशे कपड़े से ढक दिए हैं, क्योंकि उसे लगता है कि शीशे में उसकी परछाई उसे घूर रही है। रोहन अब बोलता नहीं है। वो दिन भर अपने कान बंद करके रखता है। उसे डर है कि अगर उसने कान खोले तो उसे तीसरी पुकार सुनाई देगी। और मैं जो ये कहानी आपको सुना रहा हूं, मैं पिछले 24 घंटों से अनन्या के भेजे हुए उस ऑडियो फुटेज को एडिट कर रहा था। वो रिकॉर्डिंग जो उसने ट्रैक्टर पर की थी। जब हम ऑडियो एडिट करते हैं तो हम बैकग्राउंड नॉइस को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि आवाज साफ आए। मैंने अनन्या की रिकॉर्डिंग को अपने सॉफ्टवेयर में डाला। वहां ट्रैक्टर की आवाज थी, हवा की आवाज थी, लेकिन जब मैंने उस वेव फॉर्म को जूम किया तो मुझे उन 2 आवाजों के बीच में, सन्नाटे के अंदर कुछ दिखा। सन्नाटा खाली नहीं था। मैंने उस हिस्से को एम्पलीफाई किया, आवाज को 100 गुना बढ़ाया। वहां उस शोर के पीछे एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट थी। ये हवा नहीं थी, ये किसी की सांसें थीं। और वो सांसें ट्रैक्टर के इंजन के साथ नहीं चल रही थीं। वो सांसें माइक्रोफोन के बिल्कुल पास थीं, जैसे कोई अनन्या के कंधे पर बैठकर फोन के माइक में बोल रहा हो। मैंने उसे और साफ किया, फिल्टर लगाया, और जो मैंने सुना उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज अनन्या की थी नहीं, अनन्या की कॉपी की थी। और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। सुनिए, आप खुद सुनिए। मैं छूट गई, मैं पीछे छूट गई, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो। मैंने हेडफोन उतारकर फेंक दिए। मुझे लगा ये रिकॉर्डिंग पुरानी है, गांव की है, लेकिन तभी मैंने स्क्रीन पर देखा, मेरी अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर में मेरे बात करने के दौरान जो खाली जगह है, वहां भी वही वेव फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? वो चीज गांव में नहीं छूटी, वो आवाज के जरिए अनन्या के फोन में आई। अनन्या के फोन से वो मेरे सिस्टम में आई। मेरे सिस्टम से क्या वो आपके फोन, आपके हेडफोन और आपके कानों में आ चुकी है? कमरे में सन्नाटा मत होने दीजिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। क्या आपको सुनाई दिया? अभी आपके बिल्कुल पीछे। मैंने अभी बोलना बंद किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई और बोला। रुकिए, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिए, अपने कान के पास। मैं आ गया।